We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के बाद आतंकवाद के मुद्दे पर विदेशी डेलीगेशन के बारे में। जी हाँ, विदेशी धरती पर हिंदुस्तानी डेलीगेशन गया और वहाँ पर पाकिस्तान को बेनकाब किया और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को हिंदुस्तान के भीतर परोसता है, किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान शामिल होता है। जी हाँ, जो विदेशी धरती पर डेलीगेशन गया था उसमें तमाम बड़े नेता ब्यूरोक्रेट शामिल रहे, लेकिन उन तमाम नेताओं में से एक नाम चर्चा में रहा। वो नाम सलमान खुर्शीद का है। सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। सलमान खुर्शीद इंडोनेशिया गए, साउथ कोरिया गए, जापान गए, सिंगापुर गए, मलेशिया गए। वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब करने की पूरी कोशिश की और बताया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के भीतर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। लेकिन सलमान खुर्शीद ने कुछ ऐसी बात कर दी जिसको लेकर हिंदुस्तान के भीतर सियासी पारा गर्म हो गया। धारा 370 हिंदुस्तान के भीतर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। मौजूदा वक्त में धारा 370 कश्मीर, जम्मू कश्मीर के भीतर हटा दिया गया है। पार्टी, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी धारा 370 को लेकर CWC के रेजुलेशन की बात करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलकर इस पूरे मामले में नहीं कहती है। वहीं सलमान खुर्शीद ने विदेशी धरती पर धारा 370 की तारीफ कर दी और बताया कि स्टेटहुड तो जरूरी है। इसको लेकर यहाँ पर हिंदुस्तान के भीतर भी कई सवाल खड़े किए गए। आखिर धारा 370 की तारीफ सलमान खुर्शीद ने विदेशी धरती पर क्यों की, और इसके साथ ही साथ सलमान खुर्शीद ने एक और बात कह दी जिसको लेकर सियासी पारा हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर गर्म हो गया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि आज के दौर में देशभक्त होना बड़ा मुश्किल है। आखिर क्यों सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि देशभक्त होना मुश्किल है? आखिर क्यों सलमान खुर्शीद ने धारा 370 की बात की? विदेशी धरती से हिंदुस्तान लौटने के बाद सलमान खुर्शीद ने आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, ब्रीफ दिया और बताया कि क्या माहौल विदेशी धरती पर रहा है पाकिस्तान को लेकर, किस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब किया गया है। और उसके बाद हमने सलमान खुर्शीद से सबसे पहले बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि विदेश जाकर सलमान खुर्शीद ने किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया। आखिर सलमान खुर्शीद ने 370 की बात क्यों की? आखिर सलमान खुर्शीद ने वही फिर से जो है ये कहा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त देशभक्त होना बड़ा मुश्किल है। अब पहले सुन लीजिए कि सलमान खुर्शीद ने हमसे बातचीत करते हुए क्या क्या कहा। सलमान भाई, जो डेलीगेशन गया उस डेलीगेशन में अगर काबिल लोगों की हम बात करें उसमें से आप एक हैं। पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व कानून मंत्री, कैबिनेट के आप मंत्री रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके आपने एक ट्वीट कर दिया जिसके बाद देश में सियासत गर्म हो गई। आपने कहा कि आज के दौर में देशभक्ति बहुत मुश्किल हो चला है। क्यों लिखा आपने ये? तो आप बताइए कि है कि नहीं, मुश्किल है कि नहीं? कोई जा रहा है देशभक्ति की बात करने के लिए, यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि वो किस पार्टी से मिल गया है, वो किस पार्टी के पर झुक गया है, वो किसकी मदद कर देगा। तो ये तो देशभक्त के लिए रुकावट डालने की बात है ना। आप किसी को अपना काम करने से, देशभक्ति का काम करने से रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसकी शिकायत भी आदमी नहीं कर सकता है। ये हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत भी करते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती। तो ये इतना तो कहने का तो हक हमको बनता है, और अगर इसको कोई समझ जाता है तो वो फिर वही काम करेगा जो देशभक्ति के लिए उसको करना चाहिए। आपको कौन बदनाम कर रहा है सलमान भाई, या कौन कत्ल कर रहा है? मुझे कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन वो तो आप मीडिया वाले ही जानते हैं ना, जहाँ कौन किसने क्या कह दिया, किसने क्या कह दिया, तो आप मीडिया वाले जानते हैं, उसको आप जवाब दीजिए। एक और आपका बयान बहुत चर्चा में रहा। आपसे पूछा गया था एक सवाल धारा 370 को लेके, आपने उसकी तारीफ कर दी और कह दिया जी, मैंने वास्तविकता व्यक्त की थी। और अगर आप कहते हैं कि 370 नहीं हटा है तो मैं आपकी बात मान लूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, मैंने तारीफ नहीं की। एक वास्तविकता किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन हुआ है, और इलेक्शन में 65% लोगों ने उसमें अपना वोट डाला है। ये वास्तविकता है। इस पे दो राय नहीं हो सकती। अब बात यह है कि हम चाहते हैं अब क्या है वहाँ। हम वहाँ स्टेटहुड चाहते हैं, स्टेटहुड होना चाहिए। अब स्टेटहुड क्यों नहीं हो रहा है,
ये बाहर बाहर बात करने की नहीं थी कि स्टेटहुड क्यों नहीं हो रहा है। फिर ये लगता है कि हम अपने ही सिस्टम में कोई कमी निकाल रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि स्टेटहुड सभी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेटहुड होना चाहिए, हमारी चुने हुए लोगों ने कहा कि स्टेटहुड होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर वहाँ पर उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि स्टेटहुड होना चाहिए। तो इस पे जो ध्यान है वो स्टेटहुड पे होना चाहिए, इधर उधर की बात पे नहीं होना चाहिए। सलमान भाई, आपकी पार्टी के नेता असराज इस बात को लेके थे, तब उन्होंने डायस खासतौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने बोला कि इस बयान से थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। नहीं, अलग होना चाहिए था तो स्टेटहुड की बात होनी चाहिए ना। तो अगर आप पूरा बयान देखें तो मैं जो कह रहा हूँ स्टेटहुड, उससे तो कोई अलग नहीं है ना। तो स्टेटहुड की बात होनी चाहिए। तो अब क्या हो सकता है, अब सिर्फ स्टेटहुड ही हो सकता है और होना चाहिए। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब उसको कोई डिनाई करेगा कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है? डिनाई तो नहीं करेगा। वहाँ कहीं कोई सवाल तारीफ का नहीं है या किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कहने का नहीं है। जो हो गया वो हो गया, जो भी कहना था वो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, बात खत्म हो गई। आज स्टेटहुड का सवाल है, आज स्टेटहुड होना चाहिए, इस पर सब हम एक। ये बड़ी बात आपने कही कि स्टेटहुड का सवाल है, लेकिन एक और सवाल मेरा छूट गया था। सवाल ये कि इंडियन डायस्पोरा से भी आपने वहाँ पे जाके मुलाकात की, और वो इंडियन डायस्पोरा वो लोग हैं, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर के लोग जो हैं वो श्रीनगर बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, कश्मीर घूमने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा आपसे, क्या सवाल पूछा? उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि हम कश्मीर जाते हैं, हम जा सकते हैं? हम लोगों ने कहा ऑफ कोर्स आप जाइए, हम लोग तो खुद जाना चाहते हैं। बल्कि हमारे साथ हमारे एक साथी थे, अभिषेक बैनर्जी थे, उन्होंने ये कहा सबसे, हर जगह पर उन्होंने कहा डायस्पोरा से कि आप लोग अगला जो कार्यक्रम बनाएंगे भारत जाने का, तो उसमें अगर 15 दिन का है तो 3 दिन उसमें जोड़ दीजिएगा, अगर 10 दिन का है तो 3 दिन जोड़ दीजिएगा, और वो 3 दिन जाके कश्मीर में अवश्य आप रहिएगा 3 दिन। हम लोगों ने सब ने कहा कि कहीं भी आप भारत में जाएँ, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, आप कश्मीर जाएँ तो कोई समस्या नहीं है, आप शौक से जा सकते हैं, वहाँ पूरी सुरक्षा आपको मिलेगी। और कश्मीर नॉर्मल है, कश्मीर नॉर्मल है, आपको सुरक्षा मिलेगी, आप जाइए। लेकिन आपके देश के कई नेता, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि डेलीगेशन विदेश में घूम रहा है और आतंकवादी जो है अभी तक पकड़े नहीं गए। नहीं, आतंकवादी तो नहीं पकड़े गए, ये भी एक फैक्ट है ना, नहीं पकड़े गए। तो अब नहीं पकड़े गए तो नहीं पकड़े गए, उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन आतंकवादी नहीं पकड़े गए तो इसलिए हम लोग ना जाते, तो बड़ी समस्या थी ना, फिर हम कब जाते? तो अब जब सरकार ने तय किया कि इस वक्त डेलीगेशन जाना है, पार्टियों ने, हमारी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया, पार्टी ने हमको जाने को कहा, तो हम गए। और इसलिए आज अगर हम कामयाब हैं और सफल हैं तो उसका श्रेय अगर सरकार को जाता है तो उसका श्रेय पार्टी को भी जाता है कि पार्टी ने इतना दूरगामी निर्णय लिया। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए, मौका था पाकिस्तान को जवाब देने का, मौका था पीओके में घुसने का, सरेंडर कर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरेंडर के साथ हैं या राहुल गांधी के साथ? उनका एक व्यू है। देखिए, सरेंडर और नरेंद्र की बात नहीं है, बात है कि एक नेता का एक व्यू है, उस व्यू को गंभीरता से टेकअप करिए और उस व्यू को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि उसमें कुछ निकल कर आए, अगर उनकी बात को आप नकार ना दें और उनकी बात को समझदारी से लें और समझने की कोशिश करें तो उसमें कुछ निकल कर आएगा। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, राहुल गांधी जी हमको मार्गदर्शन देते हैं, तो इसलिए ये सवाल हमसे आप पूछें, इसका कोई औचित्य नहीं है। हम राहुल गांधी के साथ हैं तो हैं, बस खत्म हुई बात। लगता है आपको पीओके पे कब्जा किया जा सकता था, चूक गई सरकार? कुछ नहीं कहना है, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, जो भी अधिकृत रूप से पार्टी की तरफ से वो कहेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे और उसी बात को हम दोहराएंगे। जितना वो यहाँ कहेंगे उतना हम दोहराएंगे, जितना हमको करने के लिए भेजा गया था वो हम करके आ गए। आपने सुना कि किस तरीके से विदेशी धरती पर सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। हमने एक एक करके सवाल सलमान खुर्शीद से पूछे थे और एक एक करके जवाब भी सलमान खुर्शीद ने दिया। सलमान खुर्शीद के बाद हमने एक और बड़े नेता और राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल से बातचीत की। अशोक कुमार मित्तल वैसे तो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, लेकिन 7 ग्रुप्स में यानी 7 ग्रुप्स में जो डेलीगेशन गया था, उसी डेलीगेशन में एक और प्रतिनिधि रहे हैं अशोक कुमार मित्तल, जो रशिया गए थे। और जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव जारी था, ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान ने किया था, उस वक्त रशिया एक प्रमुख साझेदार के तौर पर, एक प्रमुख दोस्त के तौर पर हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया। आखिर रशिया में किस तरीके से
अशोक कुमार मित्तल ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, किस तरीके से ये बताया कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। सुनिए अशोक कुमार मित्तल ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा। रशिया आप गए, चीन खुलकर जो है वो पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा था, चीन हमारे साथ नहीं था। रशिया हमारा पुराना दोस्त है, रशिया का क्या रिएक्शन था, रशिया में किस तरीके से आपने पाकिस्तान के टेररिज्म को लेकर बोला? देखिए, रशिया शुरू से दोस्त हमारा रहा है। बचपन से भी हम जब बड़े हुए थे, जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, हम ये कहते थे कि रशिया हमारा दोस्त है, हमें कोई डर नहीं है, और वही हुआ भी था। और हमने रशिया की किताबें बिकने आया करती थी, छोटी गाड़ियों पे वो खरीदते थे, वहाँ का म्यूजिक खरीदते थे, वो सुन सुन के हम लोग बड़े हुए। और जो चीज हमारे दिमाग में थी वहां जाके वही दिखा हमें कि रशिया वाकई में हमारा दोस्त है और हमारे साथ खड़ा है। उनको पता था सब कुछ, क्योंकि रशिया खुद भी आतंकवाद से पीड़ित है, उनके यहाँ भी घटनाएं होती रहती हैं। और जब हमने बताया, वो हमारा दर्द समझते थे और उन्होंने हमारा इस युद्ध में साथ भी दिया। S-400 जो हमारा रडार सिस्टम रशिया ने दिया, उसने पाकिस्तान के मिसाइल्स को, हवाई जहाजों को पकड़ के वहीं पर ही ध्वस्त करवा दिया हमसे। और अब मौके पर भी यही बोला कि जो भारत उग्रवाद आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है, वो अकेले भारत के लिए नहीं लड़ रहा, वो पूरे विश्व के लिए लड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां उग्रवाद की फैक्ट्रियां चलती हैं। दुनिया के किसी कोने में भी उग्रवाद की कोई घटना हो, उसकी जड़ें हमेशा पाकिस्तान में मिलती हैं। चाहे वो 9/11 यूएसए का हो, चाहे वो लंदन में ट्रेन्स में बम्बारमेंट हुई हो, चाहे वो पेरिस में हुई हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हुई हो, या दुनिया के किसी कोने में भी होगी, उसकी जड़ें हमेशा पाकिस्तान में जाके मिलेंगी। रशिया भी पाकिस्तान से उग्रवाद से प्रभावित हुआ है, क्योंकि जब वो अफगानिस्तान में थे तो रशिया अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान वहां न्यूसेंस करता था। तो ये बात जग जाहिर है और वो हमारा दर्द समझते हैं। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को होना चाहिए था, जो है वो अभी नहीं है। पाकिस्तान को जो है लोन मिल रहा है, पाकिस्तान को मदद मिल रही है पैसे के रूप में, डॉलर्स के रूप में, जो लगातार भारत ये कहता रहा है कि उसी पैसे का इस्तेमाल वो भारत में आतंकवाद को लेकर करता है। इसको लेकर भी कोई बातचीत? देखिए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान को मदद मिल रही है, वो इस वजह से मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो चीन है या कुछ और देश हैं, टर्की है, अजरबैजान है, वो उनकी मदद कर रहे हैं। उनकी अपनी पॉलिसी हो सकती है, गलत या ठीक, लेकिन इस मामले पे तो रूस कमेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि दो अलग देशों के बीच की बात आ जाती है। लेकिन इस बात पे रूस हमारा बिल्कुल साथ खड़ा था कि जब भी इंटरनेशनल मंच पर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर या किसी और मंच पर, जब भी कोई बात होगी पाकिस्तान के उग्रवाद के खिलाफ और भारत ने जो कार्रवाई की उसके हक में, तो वो हमारे साथ खड़ा है और खुल के हमारा साथ देगा। ये कौन सवाल बड़ा लाजमी है मित्तल साहब समझना, क्योंकि आप वहाँ गए तो आपने इंडियन डायस्पोरा से भी वहाँ पे मुलाकात आपने की होगी, और खासतौर पर रशिया की बात करें, ग्रीस की बात करें, जिन जिन देशों में आप गए जहाँ पे आपने वहाँ के डेलीगेट से मुलाकात की, इंडियन डायस्पोरा की हम बात कर रहे हैं। टूरिज्म को लेके जम्मू कश्मीर हमारी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ की रीढ़ की हड्डी है। टूरिज्म को लेके क्या बातचीत हुई, इंडियन डायस्पोरा ने क्या आपसे पूछा? देखिए, जो श्रीनगर अब पिछले जो 5-6 साल से जो भी सरकार की नीतियां रही हैं भारत सरकार की, उसकी वजह से कश्मीर में, श्रीनगर में पूरी खुशहाली आई। शायद आज ही प्रधानमंत्री जी, कल प्रधानमंत्री जी एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि 40,000 करोड़ का है। वहाँ नए नए होटल्स बन रहे हैं, टूरिज्म, लाखों लोग टूरिस्ट के तौर पे आ रहे हैं और वो तरक्की कर रहा था। अब ये बात पाकिस्तान को डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि यदि श्रीनगर, कश्मीर तरक्की कर गया तो उनको जो अनएम्प्लॉयड लोगों को भर्ती करना मिलता है उग्रवाद करने के लिए, वो मिलने बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि वहां से इकोनॉमी को तहस नहस करें, इनके टूरिज्म को तहस नहस करें, ताकि बच्चे वहाँ के अनएम्प्लॉयड हो जाएं, दोबारा पढ़ना लिखना बंद कर दें और उनको उस गलत काम करने के लिए बच्चे वो मिलते रहें। वो उन्होंने बड़ी सोची समझी साजिश के खिलाफ किया कि उग्रवाद भी पनपे, इकोनॉमी वहाँ की तबाह हो जाए, हिंदू मुस्लिम में वैर हो जाए, ये सारा करके उन्होंने जो वो किया। लेकिन वो उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इस बार भारत सरकार भी चौकन्नी थी, जम्मू, श्रीनगर, कश्मीर के युवा भी चौकन्ने थे। उनको भी पता था ये पाकिस्तान की साजिश है। पूरे हिंदुस्तान में
एक भी घटना नहीं हुई जिसमें किसी भी मुस्लिम भाई को कहीं कोई नुकसान हुआ हो, जो कि पाकिस्तान चाहता था। मतलब हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, चाहे वो हिंदू हैं मुस्लिम हैं, वो भी सब चौकन्ने थे और उन्होंने पाकिस्तान के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। तो हमें विश्व को यही सपोर्ट चाहिए कि हम उग्रवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूरे विश्व को एक मंच पर आना चाहिए और जो लड़ाई भारत अपने लिए लड़ रहा है और पूरे विश्व के लिए लड़ रहा है, उनको हमें मदद करनी चाहिए और जो उन्होंने हमें वादा किया। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद देश के भीतर सियासी पारा गर्म है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सामने सामने है। वहीं विदेशी धरती पर जो डेलीगेशन गया था, ज़्यादातर डेलीगेशन हिंदुस्तान लौट आया है। एक एक करके वो ब्रीफ कर रहा है विदेश मंत्री को और बता रहा है कि क्या माहौल विदेशी धरती पर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर सलमान खुर्शीद और अशोक मित्तल ने जिस तरीके से पाकिस्तान को विदेश में जाकर बेनकाब किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान विदेश में अलग थलग दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी जयनंद कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।